क्या आप भी सोते टाइम खर्राटे लेते हैं? क्या आपका खर्राटे लेना किसी तरह के सीरियस मेडिकल कंडीशन का इंडिकेटर है? Sleep apnea has More men will snore than women will. And that noise is the snoring. Obstructive sleep apnea. हमारे वेट और हमारी लाइफस्टाइल का हमारे स्नोरिंग में या खर्राटों में क्या रोल है? Too much overweight. Blockage in the back of the throat. Certainly if you're obese, we'd have you lose weight. स्लीप एपनिया क्या होता है और इसे कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? स्लीप एपनिया का हमारी हेल्थ पे क्या असर हो सकता है? क्या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस स्लीप एपनिया को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं? इस वीडियो में आंसर करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस का। तो स्नोरिंग एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। आपकी और आपके पार्टनर की नींद चौपट कर सकती है। तो क्यों करते हैं लोग स्नोर? ये तब होता है जब हमारे एयरवेज से जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती है। अब इस एयरवे के सही से फ्लो ना कर पाने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें आपकी एज हो सकती है, इसमें कुछ मसल रिलैक्सेंट्स आप ले रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, अल्कोहल की वजह से ऐसा हो सकता है, कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये मेडिकल इश्यूज कौन से हैं जिससे स्नोरिंग होती है? नंबर 1, ब्लॉक नोज अगर है उससे भी स्नोरिंग होगी। टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड हैं या बच्चों में एडिनॉइड्स एनलार्ज्ड हैं उससे भी स्नोरिंग हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं तो भी स्नोरिंग हो सकती है। तो देखो, अगर बात सिर्फ सोने के टाइम पे होने वाली आवाज़ की होती तो सॉल्यूशन सिंपल था, पार्टनर को ईयर प्लग दे दिए, रात बीत गई। बट स्नोरिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वो कंडीशन है जिसमें पीपल स्टॉप ब्रीदिंग व्हेन दे आर डीप अस्लीप। बट अब ऐसा होता क्यों है? तो डीप स्लीप में हमारी जो नेक मसल्स हैं उनकी टोन कम होती है, और अगर आप पहले से ही ओबीस हैं, पहले से ही यहाँ पे फैट काफ़ी सारा है, तो नेक मसल्स की टोन कम होने से एंड यहाँ पे बहुत सारा एक्सेसिव फैट होने की वजह से जो हमारे एयरवेज हो जाते हैं पूरी तरह से बंद। एक रात में किसी भी एक बंदे को इस तरह के स्लीप एपनिया के बहुत सारे एपिसोड्स हो सकते हैं। इसमें होता क्या है? डीप स्लीप, आप गहरी नींद में गए, आपको एपनिया हुआ, एपनिया होने की वजह से, सांस बंद होने की वजह से ब्रेन एक्टिव हुआ, आपकी नींद खुल गई, आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, फिर से आप सोने गए, फिर से एपनिया हुआ एंड फिर से आपकी नींद डिस्टर्ब हुई। इस हर एपनिया के एपिसोड में आपके बॉडी में आपके ऑक्सीजन का सैचुरेशन फॉल कर रहा है। तो अब बात आती है स्लीप एपनिया को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? ज़्यादातर केसेस में स्लीप एपनिया यूजुअली आपका पार्टनर ही डायग्नोज कर सकता है। नंबर 1, आप इतने खर्राटे लेते हैं कि आपके साथ वाले की नींद डिस्टर्ब होती है। नंबर 2, सोते टाइम आपका पार्टनर नोटिस करे कि आपने सांस लेना बंद कर दिया है। नंबर 3, कई बार ये पकड़ा ही तब जाता है व्हेन यू स्टार्ट वेकिंग अप गैस्पिंग, एकदम सांस फूलने की वजह से आप उठते हो रात बेरात। नंबर 4, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, आप रात में रिपीटेडली अगर नींद से उठोगे, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी तो नेक्स्ट डे ऑब्वियस सी बात है आपको क्या होगा? डे टाइम स्लीपीनेस। नंबर 5, आप सुबह उठते हैं विथ अ ड्राई माउथ एंड अ सोर थ्रोट। नंबर 6, आपको मॉर्निंग में हेडेक हो रहा है। नंबर 7, आपको कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 8, आपको मूड चेंजेस हो रहे हैं, आपको या तो आप पूरे दिन भर या तो इरिटेबल से रह रहे हो या डिप्रेस रह रहे हो, ऑब्वियसली स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें जानने समझने की ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका पार्टनर स्नोर कर रहा है तो उसको 100% स्लीप एपनिया हो गया है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर में देख रहे हैं स्नोरिंग के अलावा एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, या रात को सोते हुए उनकी सांसें बंद हो जा रही हैं, या वो एकदम से चोकिंग एंड गैस्पिंग के साथ उठ रहे हैं, तो उसमें स्लीप एपनिया होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स हैं जो स्लीप एपनिया होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। नंबर 1, मेल जेंडर का होना। तो मेल्स में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ मेल्स में जिस तरह का पर्टिकुलर फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा इस वजह से हो रहा है। दूसरा, मेल्स में जो फैरिंग्स है, जो एयरवे है, उसकी लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट होने के लिए जगह भी लंबी है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। जैसे आपकी बॉडी में फैट का हर जगह एक्सेसिव डिपोजिशन हो रहा है, वैसे ही डिपोजिशन अपर एयरवेज में भी होगा। तो कहा जाता है कि जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ रहता है, जो लोग ओबीस हैं, उसमें नॉर्मल वेट वाले बंदे के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं स्लीप एपनिया को डेवलप करने के। तो अगर आप ओबीस हैं और आपको स्लीप एपनिया है
तो वेट लॉस करना स्लीप एपनिया की सीवियरिटी को कम कर सकता है। और अगर आपका वेट बॉर्डरलाइन है, आपने वेट गेन कर लिया, तो उसमें चांसेस हैं कि आप स्लीप एपनिया में लैंड अप कर सकते हो। एक बात और, अगर आप ओबीस नहीं हैं, दैट डज नॉट मीन यू कैन नॉट हैव स्लीप एपनिया। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें विदाउट ओबेसिटी भी हमको स्लीप एपनिया देखने मिल सकता है। ऐसा किन कंडीशंस में होता है? अगर आपके जॉ की बनावट ही कुछ ऐसी हो, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्री डिस्पोजिशन आपको स्लीप एपनिया डेवलप करने का, या आपको कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं, कुछ जेनेटिक कंडीशंस में भी स्लीप एपनिया के चांसेस बढ़ सकते हैं, या कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स आपको हैं। इन पर्टिकुलर यहाँ पे एक का नाम मैं लेना चाहूँगा, हाइपोथायराइडिज्म। तो जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है, उनमें भी स्लीप एपनिया होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको तो स्लीप एपनिया हो ही नहीं सकता। वेल, ऐसा नहीं है। मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में भी स्लीप एपनिया होने के चांसेस पहले के कंपैरिजन में थोड़े बढ़ जाते हैं। यानी कि जो जेंडर का डिफरेंस था स्लीप एपनिया का मेल्स और फीमेल्स में, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये डिफरेंस कम होता जाता है। ज़्यादातर लोग वेट पुट ऑन करते हैं अपनी मिड लाइफ में, यानी कि मिडिल एज में। तो इसी के साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का जो चांसेस होते हैं वो हमको मिड लाइफ में या मिडिल एज में ज़्यादा देखने मिलता है। कुछ स्टडीज़ में कहा गया है कि 2 से 15% तक के मिडिल एजेड लोगों में स्लीप एपनिया देखा जा सकता है, और इसके बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, स्लीप एपनिया के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। कहा गया है कि 20% से ज़्यादा एल्डरली में स्लीप एपनिया के चांसेस देखे जा सकते हैं। जिन लोगों में डायबिटीज़ है या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर रहता है, उसमें भी पाया गया है स्लीप एपनिया होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। एशियन इनहेरिटेंस के लोग, यानी बेसिकली हम लोग, हम में भी प्री डिस्पोजिशन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया थोड़ा वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रात को नींद नहीं आ रही थी, दिन में एक्स्ट्रा सो गए। तो सिर्फ खर्राटे लेना या एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस रहना ही स्लीप एपनिया में प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे कार्डियक, ब्रेन से रिलेटेड और मेटाबॉलिक फंक्शंस स्लीप एपनिया होने की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। जब भी स्लीप एपनिया होता है तो उसमें नींद खुलने की वजह से, बार बार नींद खुलने की वजह से हमारी बॉडी में जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, इसका लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। इसके साथ हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी अवेक होने के साथ ओवर एक्टिव होता है। और तीसरी चीज जो इसके साथ होती है हमारी बॉडी में, वो होता है लो ऑक्सीजन लेवल्स। ये 3 चीजें मिला के हमारे हार्ट पे, हमारे ब्रेन पे और हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस पे एडवर्स इफेक्ट्स डालती हैं। स्लीप एपनिया में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारा ओवर एक्टिव रहता है। इससे होता क्या है, ब्लड प्रेशर में स्पाइक्स मिल सकती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह सकता है। कई लोगों में ऐसा पाया गया है कि दवा से कई बार ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा होता है, यानी कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। इसके पीछे स्लीप एपनिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। स्लीप एपनिया होने से डे टाइम ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रह सकता है, नाइट टाइम ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रह सकता है। इसके अलावा स्लीप एपनिया में इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस भी बढ़े हुए मिलते हैं। स्लीप एपनिया में हमें मिल सकता है एक प्रोकॉगुलेंट स्टेट, यानी कि क्लॉट के बनने के चांसेस ज़्यादा होने की टेंडेंसी। अगर मैं बात करूं ओवरऑल हार्ट के ऊपर स्लीप एपनिया के होने की वजह से क्या क्या असर आता है, तो इसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर्स मिल सकते हैं, इन पर्टिकुलर एफिब या एट्रियल फिब्रिलेशन पाया जा सकता है। हार्ट ब्लॉक्स मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ स्लीप एपनिया, या हार्ट रेट स्लो मिल सकता है बिकॉज ऑफ स्लीप एपनिया। कई लोगों में स्लीप एपनिया की वजह से ब्लॉकेजेस का प्रीडिस्पोजिशन बढ़ा हुआ मिल सकता है, यानी कि उनमें एंजाइना होने के चांसेस, उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू पीपल विदाउट स्लीप एपनिया। सिर्फ ब्लॉकेजेस, रिदम एबनॉर्मलिटी या बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की बात नहीं है। यहाँ पे हार्ट फेलियर के चांसेस भी स्लीप एपनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ हार्ट ही नहीं, ब्रेन भी स्लीप एपनिया से प्रभावित हो सकता है, और इसमें स्ट्रोक होने के चांसेस अच्छे खासे बढ़े हुए होते हैं कंपेयर टू अ पर्सन विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया को डायग्नोज किया जा सकता है बाय स्लीप स्टडी। एक डिफिकल्ट सा प्रोसेस होता है, कम्बरसम सी स्टडी होती है, बट इसकी डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसको मैनेज करने के लिए जो आप अपने एंड पे कर सकते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट लॉस। वेट लॉस किसी भी तरह से किया गया, चाहे आपने डाइट करके किया हो, चाहे आपने एक्सरसाइज करके किया हो, चाहे आपने दवा लेके किया हो, चाहे आपने बेरियाट्रिक सर्जरी करा के किया हो, वेट लॉस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की सीवियरिटी को काफ़ी कम कर देता है। और अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डायग्नोज हो गया है, तो इसमें फिर ट्रीटमेंट एक ही है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। सीपैप एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके मास्क को आपको रात को सोते टाइम अपने फेस पे लगा के सोना होता है। जिन लोगों ने आयरन मैन मूवीज़ देखी हैं, एक पर्टिकुलर सीन में हैप्पी को सीपैप लगाए हुए दिखाया गया है। तो चलो स्लीप एपनिया के बारे में तो जान लिया। ब्लड प्रेशर को
दवाइयों के अलावा हम कैसे कम कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वाले वीडियो को जाकर देखें।